मैं सब समझ गई। वो अत्याचारी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा शूरवीर ही थे। अब राजकुमारी संध्या ने उस तोते को शूरवीर के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तो बहुत दुखद है राजकुमारी, उस अत्याचारी ने आपको अनाथ बना दिया। ऊपर से वो जंगली जानवरों को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तुम चिंता मत करो सफेद तोते, अब से हम दोनों साथ हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामेश्वरम राज्य में राजा संक रहा करते थे। वो अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ज्यादा प्रेम करते थे। इसी कारण वो हमेशा प्रजा के कार्यों में व्यस्त रहा करते थे। पिताजी, आप बेख्याली होकर हमेशा प्रजा के कार्यों में ही लगे रहते हैं। ये सब आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आपको प्रजा के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। बेटी, प्रजा का सुख ही मेरा आराम है। जब तक मैं तकलीफ से परेशान प्रजा का निवारण नहीं कर देता, मुझे चैन नहीं मिलता। लेकिन मैंने आपके चेहरे पर हर समय प्रजा के लिए चिंताएं ही देखी हैं। बेटी, मैं प्रजा के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन जब तक तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी चंचलता मेरी हर चिंता को खत्म कर देती है। राजा अपनी प्रजा के साथ अच्छे से जीवन यापन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा का भाई शूरवीर पूरे राज्य में क्रूरता फैला रहा था। एक दिन जब वो अपने सैनिकों के साथ घुड़सवारी कर रहा होता है, तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके आगे आ जाता है। ये बुढ़ा कौन है और इसने हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? महाराज, ये तो गांव का कोई बुजुर्ग लगता है। देखने में प्रतीत होता है कि इसके पैर में कुछ दिक्कत है। चाहे जो भी हो, इसे जल्दी से जल्दी हमारे रास्ते से हटाओ। अब सैनिक घोड़े से उतरकर उस बुढ़े को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। तभी शूरवीर क्रोधित हो जाता है। क्यों रे बुढ़े, जब तुझसे चला नहीं जाता तो अपने घर से बाहर क्यों निकलता है? आज तूने हमारा बहुत समय व्यर्थ किया है, इसलिए तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा करे महाराज, मैं अपने पैर की पीड़ा से ग्रसित हूँ, इसलिए चलने में असमर्थ हूँ। मूर्ख कहीं के, तूने मुझे अच्छी तरह नहीं जाना है। तूने मेरा समय व्यर्थ करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। सैनिक, मेरे घोड़े के पास से घोड़ा ले आओ। क्षमा करें महाराज, ये एक बुजुर्ग है। अगर आपने घोड़े से इस पर वार किया तो ये मर जाएगा। सैनिक, तुमने मेरी आज्ञा में बाधा डालने की कोशिश की है। इस बुढ़े का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो आज मेरे हाथों तेरा वध निश्चित है। अब क्षमा करें महाराज, मैं अभी घोड़ा लेकर आता हूँ। अब सैनिक डर के मारे घोड़ा ले आता है, जिसके बाद वहां सिर्फ उस बुजुर्ग की चीखें सुनाई देती हैं। इसी दौरान शूरवीर ने बेरहमी से उस बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया। दया करे महाराज, एक बार मुझे रहम की भीख दे दीजिए। लेकिन शूरवीर नहीं रुका। उसने लगातार उस बुजुर्ग पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। तकरीबन आधे घंटे बाद उस बुजुर्ग ने रोते बिलखते दम तोड़ दिया। महाराज, इसने तो दम तोड़ दिया। मर जाने दे इस बुढ़े को। अब इसके शव को जंगल में फेंक दो। आज जंगल के जानवर भी पेट भरकर खाना खा लेंगे। अगले दिन जब राजा को शूरवीर की करतूतों की खबर मिली तो उन्होंने सबसे कठोर निर्णय लिया। शूरवीर, तूने जो किया उसकी सजा सिर्फ मौत है, लेकिन तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तुझे प्राणदान देता हूँ। आज से हमारे बीच सभी रिश्ते नाते खत्म हो गए। मैं अभी तुझे महल से निकलने का आदेश देता हूँ। क्षमा करे बड़े भैया, उस बुजुर्ग को मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। उसने हमारा कीमती समय नष्ट किया था, इसलिए उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। चुप कर मूर्ख, तूने एक बुजुर्ग के साथ इस तरह का अत्याचार किया। सिर्फ एक पापी ही ऐसा कर सकता है।
इस तरह शूरवीर को महल से निष्कासित कर दिया जाता है। महल से जाने के बाद वो दर दर भटकता रहा, जिसके चलते उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए क्रोध पनपने लगा। इन दिनों शूरवीर जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। 2 दिन से भूखा हूँ। आज मुझे जंगल के किसी बड़े जानवर का शिकार करना होगा ताकि उसका मांस पकाकर पेट भर खाना खा सकूं। अब शूरवीर किसी बड़े जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगता है। घंटों बीतने के बाद अचानक उसे एक बड़ा सा बकरा दिखाई देता है। वाह, आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। सबसे पहले मुझे इस बकरे को जाल में फंसाना होगा, फिर अपनी कुल्हाड़ी से इसके टुकड़े कर दूंगा। कुछ देर बाद शूरवीर उस बकरे को फंसाकर अपनी कुल्हाड़ी लेने पेड़ के पास जाता है। तभी एक रहस्यमयी तोता उड़ता हुआ बकरे के ऊपर आ जाता है। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। अब वो तोता अपनी चोंच से जाल को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। उधर शूरवीर इस सफेद तोते को देख लेता है। इस तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे शिकार को आजाद करने की कोशिश की। आज मैं इस तोते को नहीं छोड़ूंगा। अब शूरवीर उस तोते के पास जाकर उस पर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है, लेकिन तोता ऊपर मंडराते हुए उसका ध्यान भटकाता है ताकि बकरा जाल से निकलकर भाग सके। आखिर में शूरवीर कुल्हाड़ी से एक खतरनाक वार करता है। मेरा पंख, बचाओ बचाओ बचाओ। शूरवीर ने तोते का पंख अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया था। उधर बकरा जाल से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे अपने शिकार को पकड़ना ही होगा, नहीं तो सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अब शूरवीर अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस बकरे का पीछा करने लगता है। इधर सफेद तोता जमीन पर पैरों से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। उधर महल की चहल पहल फीकी पड़ गई थी। राजा संघ को अजीब बीमारी ने जकड़ लिया था। अब राजा बिस्तर पर ही रहने लगे थे। पिताजी, आपको कौन सी बीमारी हो गई? हर तरह के इलाज के बाद भी आपको कोई असर नहीं हो पाया। बेटी, शायद मेरा समय पूरा हो चला है, इसलिए अब राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। ऐसा मत कहो पिताजी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, आप ठीक हो जाओगे। उधर शूरवीर को जब राजा के हालातों के बारे में पता चलता है तो उसने कुछ लालची सिपाहियों को पैसे और लालच देकर अपने साथ मिला लिया। एक दिन वो एक सिपाही से जंगल में मिलकर बातें करता है। सैनिक, मेरी बात ध्यान से सुन। हमें आज रात हमला करना है। मेरा बीमार भाई तलवार तक नहीं उठा पाएगा। एक ही वार में सब खत्म कर देंगे और ताज मेरे सिर पर होगा। मेरे राजा बनने के बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जैसा आप कहें महाराज, हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब हमारे पास भी सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं होंगी। धीरे धीरे रात का समय हुआ। महल में हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक शोर और चीखें गूंज उठी। शूरवीर तलवार लेकर अंदर घुस गया और बेरहमी से तलवार चलाने लगा। कुछ देर बाद जब वो राजा के कक्ष में पहुंचता है तो शूरवीर, ये सब क्या है? तू हमसे क्या चाहता है? बड़े भैया, आज मैं इस महल में लेने नहीं, तुम्हें देने आया हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारी मौत देने आया हूँ। बीमार राजा तलवार तक ठीक से नहीं उठा पाए। शूरवीर ने मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार राजा के पेट में घुसा दी। फिर पूरे कक्ष में खून की धारा बहने लगी। उधर राजकुमारी संध्या ने ये नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक उसने अपना मुंह बंद कर लिया और वहां से भाग गई। कुछ देर बाद राजकुमारी संध्या जंगल में पहुंच जाती है। वहां पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें डर पैदा कर रही थी। आज की रात मुझे इसी जंगल में काटनी होगी, फिर कल मैं कोई नया ठिकाना ढूंढूंगी।
अगली सुबह वो जंगल में एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेती है जहाँ जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन खाने की पूर्ति करने के लिए उसे जंगल से फल इकट्ठा करना पड़ता था। उधर शूरवीर पूरे महल पर कब्जा कर चुका था। अपने शासन में वो फिर से प्रजा पर अत्याचार करने लगा था। एक दिन राजकुमारी संध्या जंगल में फल लेने के लिए जाती है। अगर आज पिताजी जीवित होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आगे चलते चलते अचानक उसे किसी के घायल होने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन ये आवाज किस तरफ से आ रही है? अब राजकुमारी संध्या चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसकी नजर उसके कदमों के सामने बने गड्ढे पर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि ये आवाज यहीं से आ रही है। अरे, ये तो कोई पक्षी है। हाँ, शायद ये तोता है, लेकिन मैंने तो आज तक इस जंगल में सफेद रंग का तोता कहीं नहीं देखा। लगता है इसका एक पंख टूट गया है। मुझे इस तोते की मदद करनी चाहिए। अब वो जल्दी से उस सफेद तोते को उठाकर अपने साथ ले जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर उसके जख्मों पर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाती है। इसके साथ ही राजकुमारी संध्या उसे पानी भी पिलाती है। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, तुम बोलते हो, लेकिन ये कैसे संभव है? हाँ राजकुमारी, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे बोलने की शक्ति वरदान में मिली है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये सब एक घमंडी राजा ने किया था। उस दिन जब मैं एक बकरे की रक्षा कर रहा था, तब उसी ने मेरे पंखों को अपनी तलवार से काट दिया। राजकुमारी संध्या की आंखें भर आती हैं। मैं सब समझ गई। वो अत्याचारी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा शूरवीर ही थे। अब राजकुमारी संध्या ने उस तोते को शूरवीर के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तो बहुत दुखद है राजकुमारी। उस अत्याचारी ने आपको अनाथ बना दिया। ऊपर से वो जंगली जानवरों को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तुम चिंता मत करो सफेद तोते, अब से हम दोनों साथ हैं। उस दिन से दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। अब जंगल में चाहे भेड़िए घेर लें, चाहे सियार हमला करे या शेर सामने आ खड़ा हो, राजकुमारी संध्या और तोता मिलकर हर मुसीबत से बच निकलते। सफेद तोते, अगर आज तुम मेरे साथ ना होते तो मैं इस जंगल में अकेली भटकती रह जाती, लेकिन अब तुम हो तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ राजकुमारी, अब मुझे भी आपके साथ अच्छा लगने लगा है। अगर तुम ना होती तो मैं भी जमीन पर पड़ा पड़ा मर गया होता, लेकिन अब हम एक दूसरे का सहारा हैं। दिन बीतते गए। एक दिन उनकी मुलाकात जंगल की कुटिया में रहने वाले बूढ़े साधु से हुई। वो अपनी कुटिया के बाहर फल तोड़कर अपने खाने का प्रबंध कर रहे थे। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो पुत्री, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये विचित्र सफेद पक्षी कौन है? महाराज, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसने हर मुसीबत में मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। और राजकुमारी ने भी मेरी जान बचाई है। हम अब एक दूसरे के साथी हैं। साधु ने गहरी नजर से तोते को देखा और मुस्कुराए। हाँ, ये सत्य है। ये पक्षी अद्भुत आत्मबल वाला है। इसमें असाधारण शक्ति छुपी है। जी महाराज, किंतु एक पापी के चलते इस तोते का एक पंख टूट चुका है। अब राजकुमारी संध्या ने फिर से पुरानी बातें दोहराई और साधु महाराज को सब कुछ बता दिया। इस तरह तो पूरे राज्य का नाश हो जाएगा, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जी साधु महाराज, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य पुत्री। साधु ने मंत्र पढ़े। उनके शब्दों से वातावरण बदल गया और तोते की आंखों से चमकदार रोशनी निकलने लगी। ये मुझ में कैसा बदलाव हो रहा है? और ये तो मेरे नए पंख कैसे उग गए? विचित्र तोते, अब तुम साधारण नहीं रहे, तुम विद्वान और चतुर बन गए हो। तुम्हारी रोशनी अंधकार मिटा देगी। उधर महल में शूरवीर अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। तांत्रिकों से सीखे काले मंत्र अब उसके अस्त्र शस्त्र बन चुके थे। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बिना छुए ही वो लोगों को जमीन पर गिरा देता।
पूरा राज्य उसके आतंक से कांप रहा था। इस क्रूर राजा ने तो हमें क्या क्या सपने दिखाए थे, लेकिन अब तो ये हमें भूल चुका है। ना जाने इसने तांत्रिक से कैसे कैसे शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। जब उसकी आंखें लाल हो जाती है तो शरीर कांपने लगता है, जैसे मौत सामने आ खड़ी हो। राज्य अंधेरे में डूबा हुआ था। उधर जंगल में राजकुमारी संध्या और सफेद तोते ने निश्चय किया कि अब वक्त आ गया है कि महल और प्रजा को शूरवीर के अत्याचारों से बचाया जाए। अब हमें अपने महल और प्रजा को अत्याचार से बचाना होगा। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ राजकुमारी संध्या, हमें शूरवीर को परास्त करना होगा और इस कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मित्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे बिना मैं महल में जाकर चाचा पर आक्रमण नहीं कर सकती। एक दिन अंधेरी रात में दोनों छिपकर महल पहुंचे। गलियारों में सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर मशालों की लौ कांप रही थी। अचानक सिंहासन कक्ष में उनकी नजर पड़ी। शूरवीर वहां बैठा था, जैसे वो किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। चाचा जी, आपने पिताजी को मारा, राज्य को बर्बाद किया और प्रजा पर अत्याचार किए, लेकिन अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। नादान बच्ची, अभी तुम मेरी शक्ति से अनजान है। जा, चली जा, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। चाचा जी, मैं आज आपकी बनावटी बातों से नहीं डरने वाली। अगर तुम्हें इस महल पर राज करना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो ठीक है, अगर तुझे मृत्यु इतनी ही पसंद है तो ले संभाल मेरी शक्ति। शूरवीर ने हवा में हाथ घुमाया, फिर एक भयानक झोंका उठा और राजकुमारी संध्या जोर से जमीन पर गिरी। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो उठने की कोशिश करती है मगर शरीर सुन्न हो चुका था। ये अचानक मुझे क्या हो गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे कितना समझाया था कि यहाँ से चली जा, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसी पल सफेद तोते ने शूरवीर की आंखों में अपना पंजा मार दिया। फिर शूरवीर अपनी आंखों पर हाथ रखकर चीखा, ये कैसी चलन है? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। चारों तरफ बस अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये तेरे अत्याचार का जवाब है। राजकुमारी संध्या ने मौका पाकर खुद को संभाला और तोते के साथ तुरंत वहां से भाग निकली। दोनों सीधा साधु की कुटिया पहुंचे। पुत्री, मैंने सब देख लिया। शूरवीर का अंत आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास अनेकों तांत्रिक शक्तियां मौजूद हैं। इसके लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। जी साधु महाराज, उसकी शक्ति बहुत भयानक है। वो मुझे एक पल में मिटा सकता है, किंतु मैं इस तोते की मदद से आज बच गई। इस सफेद तोते के नेत्रों में एक विचित्र शक्ति है जो उस दुष्ट राजा का सर्वनाश कर सकती है, लेकिन वो शक्ति तभी असर करेगी जब तोते की आंखों से करुणा भरे आंसू निकलेंगे। लेकिन साधु महाराज, ये कैसे संभव है? पुत्री, जैसा कि मैं भविष्य देख पा रहा हूँ, ये संभव है, लेकिन मुझे समय और स्थान का पता नहीं चल पाया। कुछ दिन बाद शूरवीर ने राजकुमारी को एक जंगल में उसी तोते के साथ देखा। ओह, तो ये लड़की यहाँ भी आ गई। आज कुछ भी हो जाए, ये मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। अब शूरवीर बड़ी ही चालाकी से राजकुमारी के पास गया और उसे पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे दुष्ट। मूर्ख लड़की, उस दिन तूने मुझे धोखा दिया और खुद बचकर भाग गई। उस दिन तो तू मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। अब शूरवीर अपनी लाल आंखों और डरावनी हंसी के साथ राजकुमारी को पकड़कर एक पुराने विशाल पेड़ से बांध देता है। वहां पर हवा में खामोशी थी, पर उस खामोशी में मौत की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी।
आज मैं जानवरों का नहीं, इंसान का शिकार करूंगा। पहले तुझे अपने तीरों से छलनी कर दूंगा और फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे खा जाऊंगा। आज देखता हूँ तेरा वो सफेद तोता तुझे कैसे बचाता है। राजकुमारी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर होठों पर अब भी साहस की हल्की लकीर थी। दुष्ट, तू कितना भी अत्याचार कर ले, पर सच और न्याय कभी नहीं हारते। अगर मेरी जान चली भी गई तो याद रखना, तेरी हार तय है। राजकुमारी की बात सुनकर एक पल के लिए शूरवीर सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसका घमंड बोल उठता है। अरे मूर्ख, इस बार मैं तेरी किसी चाल में नहीं फंसने वाला। तेरी बातों से डर कर मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आज तू मेरा शिकार बनेगी और फिर मैं तेरा स्वादिष्ट मांस खाऊंगा। दुष्ट, आज मुझे मेरी मौत से डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत अचानक से होगी। अब शूरवीर क्रोधित होकर अपना तीर और धनुष उठाता है और राजकुमारी पर निशाना साधने लगता है। चुप मूर्ख लड़की, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। आज मैं अपने सभी तीर तब तक चलाऊंगा जब तक कोई तीर तेरे सीने को चीरते हुए तेरे दिल में नहीं लग जाता। उसने पहला तीर छोड़ा। पहला तीर राजकुमारी के पेट में धंस गया। इस चोट से राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो दर्द से चीख पड़ी। मेरा पहला तीर निशाने पर नहीं लगा। अब ले, मेरे दूसरे तीर का वार से है। दूसरा तीर राजकुमारी के दाएं हाथ में लगा। राजकुमारी एक बार फिर दर्द से कराह उठी। दूसरा तीर भी निशाने पर नहीं बैठा। कोई बात नहीं, इस बार तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ले, मेरे तीसरे तीर का वार संभाल। तीसरा तीर सीधा राजकुमारी की गर्दन में जाकर धंस गया। अब उसकी आंखें उलझ गईं, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। लगता है आज तेरा नसीब अच्छा है, लेकिन मेरे इन तीरों से तू ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। अब संभाल मेरा चौथा तीर। चौथा तीर लगते ही राजकुमारी का चेहरा झुक गया। वो पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि एक और तीर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। तभी अचानक सफेद तोता जंगल की तरफ से उड़कर आया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो आंसू करुणा से भरे हुए थे। राजकुमारी की ये हालत देखकर उसकी चोंच कांप रही थी। हे भगवान, मैं राजकुमारी को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अगर आज मैंने कुछ ना किया तो इस धरती पर अत्याचार हमेशा के लिए जीत जाएगा। जैसे ही शूरवीर ने पांचवा तीर छोड़ा, तोता पंख फड़फड़ाता हुआ आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसकी आंखों से बिजली जैसी तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी शूरवीर पर गिरी। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तांत्रिक शक्तियां पल भर में नष्ट हो गईं। उसका शरीर तड़पने लगा और फिर वो चीखते चीखते हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसी समय साधु वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमारी को देखा और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। धीरे धीरे राजकुमारी के शरीर से सारे तीर बाहर निकल गए। घाव भरने लगे और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। पुत्री, अब तुम और तुम्हारा मित्र पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु महाराज, आज अगर आप और मेरा ये साथी ना होता तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। तभी सफेद तोता राजकुमारी के कंधे पर आकर बैठ गया। वो तोता राजकुमारी को सुरक्षित देखकर खुश था। मैंने कहा था ना, एक दिन उस दुष्ट राजा का अंत जरूर होगा। हाँ मित्र, तुम्हारी बात सत्य थी और आज तुम्हारे ही कारण इस राक्षस का अंत संभव हो पाया है। कुछ देर बाद राजकुमारी महल लौटी। पहली बार दुख झेल रही प्रजा राजकुमारी को देखकर खुश थी। उसके साथ सफेद तोता था, जिसे सबने राज्य का रक्षक मान लिया। धीरे धीरे राज्य फिर से खुशियों से भर गया। बाजारों में रौनक लौट आई। खेतों में फसलें लहराने लगी और मंदिरों में घंटियां गूंजने लगी। मित्र, अब हमारे महल में हर चीज की पूर्ति हो चुकी है। अब हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है।
नहीं राजकुमारी, अभी भी हमारे महल में एक राजा की कमी है। इस महल में एक राजा का होना आवश्यक है ताकि महल पर किसी प्रकार का खतरा ना रहे। हाँ मित्र, किंतु किसी पर विश्वास कर पाना इतना आसान नहीं है। अगले दिन वो राज्य का भ्रमण करती है और देखती है कि एक युवक गांव के बुजुर्गों की सेवा कर रहा है और उनके दुख में साथ दे रहा है। तब उसने उस युवक से मिलने का निश्चय किया। सुनो युवक, तुम कौन हो और गांव के लोगों की सेवा क्यों करते हो? राजकुमारी, मैं रुद्र हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। पहले आपके महल में एक दुष्ट राजा रहा करता था जिसने गरीबों पर अत्याचार किया और बुजुर्गों के घर तबाह कर दिए। तब से मेरे दिल में इनके लिए सेवा का भाव जाग उठा। तब से अब तक मैं इन गांव वालों की हर संभव मदद करता हूँ। रुद्र की बातें सुनकर राजकुमारी को अपने पिताजी की याद आ गई और वो अचानक रोने लगी। क्या बात है राजकुमारी, अचानक आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तुम्हारी भावना देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। एक समय वो भी अपनी प्रजा के लिए तुम्हारी तरह हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। उनके बिना पूरा महल सूना है। राजकुमारी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। आज से आप खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। क्या सच में तुम मेरा साथ दोगे? हाँ राजकुमारी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन इस विश्वास को मजबूत करने के लिए तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है राजकुमारी, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस तरह कुछ ही दिनों में रुद्र और राजकुमारी का विवाह हो गया। उनके साथ वो सफेद तोता भी रहने लगा। अब वो तीनों मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करने लगे।